स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर के दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते दोस्तों, तब तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं आपके सिलेबस के अनुसार। साथ ही साथ दोस्तों, आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि नोट्स के साथ एक समस्या होती है कि स्टूडेंट को या तो इकोनॉमिक्स के नोट्स मिलते हैं या तो मिलते नहीं है, या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको नोट्स दिया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप टेस्ट दीजिए और टेस्ट देकर के देखिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ताकि आपको पता चल पाए कि आपके पिछले सालों में एग्जाम जो हुए उसमें किस प्रकार के प्रश्न थे और आपको किस स्ट्रेटेजी के तहत तैयारी करने की जरूरत है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पे करंट भी कवर करा दिया जाएगा। तो मेरे द्वारा दोस्तों सब कुछ एक स्ट्रेटेजी के तहत आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इस चीज को आप फॉलो करिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, नोट्स को बार बार पढ़िए, टेस्ट दीजिए, इवेल्युएशन करिए, प्रीवियस ईयर को देखिए और करंट पढ़िए। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। हमारी जो और वैलिडिटी आपको आपकी लाइफ टाइम होगी, मतलब आगामी परीक्षाओं के लिए भी आप क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। अगर जो पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। तो हमारी जो क्लासेस चल रही है वो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए क्लास चल रही है। तो झारखंड पीजीटी का जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है, तो आप यथाशीघ्र एडमिशन लेकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मध्य प्रदेश स्टेट, मतलब इसमें जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए भी क्लास चल रही है। मध्य प्रदेश सेट की भी क्लास है, एलटी ग्रेड की भी क्लास है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी क्लास है, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर की अलग अलग क्लासेस चल रही हैं। और आपके सिलेबस के अनुसार हर जगह पे आपके टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, एडमिशन लेने की जो प्रोसेस है वो ये है कि मध्य प्रदेश स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही साथ दोस्तों यूजीसी नेट की जो फीस है वो 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो सिंपली दोस्तों, आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो सेम नंबर नीचे आ रहा है, इसी नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अलग से अगर जो आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, अलग से आपको प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर चाहिए, अलग से अगर जो आपको कुछ भी अलग से चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो पहला प्रश्न दोस्तों आप लोग के सामने ये रहा कि निम्न में से कौन सी मान्यता क्लासिकल अर्थशास्त्र में निहित नहीं होती है। तो क्लासिकल अर्थशास्त्री जो थे उन्होंने कौन सी मान्यता नहीं दी थी, जो 4 ऑप्शन बताए गए हैं, ठीक है। एक बार कमेंट करके सभी लोग बता दीजिएगा कि जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, क्या ये बंद अर्थव्यवस्था की बात करते थे। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, ऐसी अर्थव्यवस्था जो ना ही निर्यात करेगी और ना ही आयात करेगी, ठीक है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो इसी पॉइंट से पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं सर, सभी लोग सी बोल रहे हैं। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि देखिए, इन्होंने कहा था कि जो मुद्रा की मात्रा है ना, मुद्रा की जो मात्रा है वो दी गई है, ठीक है, स्थिर नहीं माना। इन्होंने ये कहा था कि मुद्रा की मात्रा क्या की गई है, दी गई है। इन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता है। इट मींस कि बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता हैं और उद्योग में सम्मिलित होने का अधिकार सभी को है। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होगा कि जो देश के अंदर या अर्थव्यवस्था के अंदर प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है, उनका संपूर्ण रूप से प्रयोग करके हम उत्पादन के स्तर को बढ़ा रहे हैं
और इन्होंने लोचपूर्ण कीमतों की भी बात की थी। तो इन्होंने मुद्रा की तटस्थता की बात नहीं की थी। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा, एक ये भी मान्यता है इनकी कि अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा था कि सरकार का कोई हस्तक्षेप व्यापार पे नहीं होने वाला है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूंजी गहनता से तात्पर्य क्या होता है? पूंजी गहनता क्या होता है सर? पूंजी गहनता से क्या तात्पर्य होता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुद्रा की मात्रा दी गई होती है लेकिन वो तटस्थ नहीं मानते। तटस्थ मतलब स्थिरता की बात होती है ना। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पूंजी गहनता से क्या तात्पर्य होता है? पूंजी गहन आप कैसे कहेंगे? आप लोग, हम लोग ये सुनते हैं ना कि उद्योग पूंजी गहन है कि श्रम गहन है। ठीक है, पूंजी गहन है कि श्रम गहन है? थोड़ा आराम से करिएगा। तो देखिए बहुत आसान सी बात है। पूंजी गहनता का मतलब ये होता है पूंजी से संबंधित जो तकनीकी है, ठीक है, तकनीकी, ठीक है, तकनीकी टेक्नोलॉजी पे पैसा ज्यादा खर्च किया जा रहा है, और उस अपेक्षा में श्रमिक जो है वो क्या है, कम है वहां पे। ठीक है, श्रमिकों की संख्या जो है वो कम है, और टेक्नोलॉजी जो तकनीकी है उसकी संख्या ज्यादा है। जैसा कि आप देखते हैं दोस्तों कि बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं कि जो बहुत बड़े पैमाने पे उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन वहां पे श्रमिकों की संख्या 100 से 200 है। ठीक है, तो श्रमिकों की संख्या अगर जो कम है और टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, तो इस प्रकार की स्थिति को हम क्या बोलेंगे? पूंजी गहनता बोलेंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि सी बोल रहे हैं कि प्रति श्रमिक पूंजी की मात्रा में वृद्धि, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अर्थात कोई एक श्रमिक है या 2-4 श्रमिक है, ये लाखों करोड़ों की टेक्नोलॉजी पे क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो गहनता होगी उसे हम पूंजी गहनता बोलते हैं। और श्रम गहनता में क्या होगा कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी की प्राइस कम होगी, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, और श्रमिकों की संख्या ज्यादा होगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सर ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है सर? गलत नहीं होना चाहिए। और लाइक शेयर जो लोग भी नहीं किए हैं, लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। क्लास आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो देखिए प्रस्ताव वक्र की बात करते हैं दोस्तों। तो प्रस्ताव वक्र की अवधारणा किसने दिया था? मार्शल और एजवर्थ ने। और इसमें इन्होंने किसकी बात की थी? व्यापार शर्त की बात की थी। याद आ रहा है ना? ई एक्स प्लस ई एम ग्रेटर देन 1 के होता है, ई एक्स प्लस ई एम इज इक्वल टू 1 के होता है, ई एक्स प्लस ई एम लेस देन 1 के होता है। तो ये व्यापार शर्तों से बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ कहाँ पे देखने को कीमत अधिकतम लाभ कौन प्राप्त करता है? जो कीमत नेता होता है, मतलब जो अपने आप को लंबे समय से बाजार में स्थापित किए होता है। और विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा जो दिया था वो पाल स्वीजी साहब ने दिया था। और ये किससे संबंधित है? ये अल्पाधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? अल्पाधिकार से। विकुंचित मांग वक्र को कैसे बताया था? कहा था कि ऊपर वाला वक्र लोचदार होगा, ये लोचदार होगा, और नीचे वाला वक्र क्या होगा? बेलोचदार होगा। ठीक है, क्योंकि ये सीधी रेखा में, देख लीजिए इसको इन्होंने बेलोचदार बताया था। तो याद आ गया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, क्लासिकीय समष्टि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक मजदूरी में गिरावट का प्रभाव क्या होगा? इजी सी बात है। किसकी याद आनी चाहिए सर? किसकी याद आनी चाहिए? बताएंगे आप मुझे? किस अर्थशास्त्री की याद आनी चाहिए? बता दीजिए कि सर जी बताइए। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ठीक है, एन इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन डब्ल्यू। किसका समीकरण है ये? किसका समीकरण है? कमेंट करके बताइएगा सर। ठीक है,
तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? अरे भैया छोटी सी बात है, हमारे पीगू साहब ने बोला था ना ये बात। क्या कहा था ना कि देखिए, अगर जो आपको मौद्रिक मजदूरी में आप कमी लाएंगे ना, तो इससे क्या होगा कि रोजगार में वृद्धि होगा। उन्होंने कहा था ना कि अगर जो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति आपको चाहिए, तो ऐसी स्थिति में मजदूरी कटौती आपको करनी होगी। तो अगर जो आप मौद्रिक मजदूरी में कमी लाएंगे, तो रोजगार में क्या देखने को मिलेगा? वृद्धि देखने को मिलेगा। और ये बात कौन करता है? पीगू साहब करते हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। पहले ही पीगू बोलना चाहिए था, पहले ही पीगू बोलना चाहिए था, नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? ठीक है। क्या उत्तर होगा सर? इजी सी बात है, बता दीजिए सभी लोग। चलिए सुरेश गौतम जी, गुड इवनिंग। समय से सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लिया करिए। 7 बजे से क्लास होती है, 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ किसी भी कंडीशन में। तो क्या उत्तर होगा सर? ऑप्शन नंबर कि केंसियन रोजगार सिद्धांत में निवेश फलन व्याख्या करता है। केंस साहब अगर जो यहाँ पे याद आ गए, तो आपको वो भी थियरी याद आनी चाहिए कि केंस साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति की आय होती है वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है उपभोग व्यय, ठीक है, उपभोग के और प्लस बचत के, ठीक है। अर्थात वो क्या करता है? या तो उपभोग करेगा और नहीं तो जो उपभोग में से बच जाएगा उसे सेविंग करेगा। और ये जो बचत होता है ना, यही क्या होता है? निवेश के बराबर होता है। तो S इज इक्वल टू क्या होता है? S इज इक्वल टू आई होता है। सेविंग इज इक्वल टू एन इन्वेस्टमेंट होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि ऐसे निवेश जो ब्याज दर को से प्रभावित होते हैं। देखिए, ये स्वायत्त निवेश की बात करते हैं दोस्तों, ये केवल और केवल स्वायत्त निवेश की बात करते हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होता है। और बोलते हैं कि स्वायत्त निवेश जो होता है वो आय के प्रति बेलोचदार होता है। स्वायत्त निवेश क्या होता है? आय के प्रति बेलोचदार होता है। अर्थात अगर जो आय में परिवर्तन होगा तो इससे निवेश पर कोई असर नहीं देखने को मिलेगा। तो जितने लोग भी यहाँ पे एक ही बात कर रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो ए दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश में क्या अंतर होता है? याद आ रहा है? स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश में क्या अंतर होता है? याद आता है? स्वायत्त निवेश ऐसा निवेश होता है कि जब उत्पादन में वृद्धि हो या न हो, लेकिन फिर भी आपको निवेश करना है। जैसे अगर जो कोई कंपनी आप स्थापित किए हैं, तो श्रमिकों को मजदूरी देना है, वहां पे भूमि के लिए आपको रेंट देना है, टेक्नोलॉजी पे जो खर्च कर रहे हैं उसको खर्च करना है। और प्रेरित निवेश क्या होता है? प्रेरित निवेश का मतलब ये होता है कि जब आपके उत्पादन में वृद्धि होती है, तो जैसे जैसे आपके उत्पादन में वृद्धि होती है, आप और प्रेरित होते हैं और उत्पादनों के साधनों को बढ़ाते चले जाते हैं और कहते हैं कि भैया अब उत्पादन का स्तर हम क्या करेंगे? और बेहतर करेंगे। चलिए, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर, हाँ, प्रेरित निवेश आय से प्रभावित होगा, बिल्कुल ठीक है। स्वायत्त निवेश नहीं होगा, प्रेरित निवेश होगा। हाँ ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है सर? कि निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा सापेक्ष आय परिकल्पना के अनुरूप सापेक्ष आय को परिभाषित करती है? सापेक्ष आय परिकल्पना की बात कौन करता है सर? सर जी डी, डी क्यों नहीं होगा? डी भी तो सही है। अरे भाई, एक होता है तर्क और दूसरा होता है कुतर्क, ठीक है। तो मैं कितनी बार आपको, एक बार नहीं सैकड़ों बार बोला हूं कि देखिए भैया, अगर जो ऑप्शन में अगर जो कोई क्वेश्चन दिया है और उसमें से दो ऑप्शन अगर जो सही है, तो दो ऑप्शन अगर जो सही है, तो जो पहला वाला ऑप्शन है उसी को सही माना जाता है, ठीक है। तो यार इतना मैं बोलता हूं, लगातार बोलता हूं, हर बार बोलना पड़ेगा क्या मुझे ये बात? हर बार बोलना पड़ेगा क्या? तो तर्क करिए, कुतर्क की तरफ क्यों जा रहे हैं, है ना?
तो एक तर्क होता है, कुतर्क होता है। तो कुतर्क से बचिए, क्योंकि मैं हर सेशन में आपसे लगभग ये बात बोलता हूं कि अगर जो क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही है तो जो पहला वाला ऑप्शन होगा उसको टिक करना है। अगला प्रश्न बता दीजिए सर, सापेक्ष आय परिकल्पना की बात कौन करते हैं सर? हमारे ड्यूजेनबरी साहब बोलते हैं, ठीक है, ड्यूजेनबरी साहब बोलते हैं, ड्यूजेनबरी साहब बोलते हैं ना। सापेक्ष आय परिकल्पना की बात कौन करता है? ड्यूजेनबरी साहब बोलते हैं। क्या कहते हैं सर? क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि वर्तमान की जो आय होती है वो पिछली अवधियों से प्राप्त आयों में से सर्वाधिक आय से अनुपात की बात करते हैं। अर्थात वो वर्तमान की आय की बात करते हैं और पिछली अवधि में जो प्राप्त आय हुआ है उसकी बात करते हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा? क्या याद आना चाहिए सर? क्या याद आना चाहिए सर? याद आना चाहिए ना, प्रदर्शन प्रभाव के अंतर्गत। प्रदर्शन प्रभाव के अंतर्गत ये क्या बताते हैं? यही तो बताते हैं भैया कि एक व्यक्ति का जो व्यय होता है वो आसपास के लोगों को वो देखता है, पड़ोसी को देखता है, ठीक है। और पड़ोसी अगर जो बड़ा कार खरीदा है तो पड़ोसी की आय भले से बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर जो उस एक व्यक्ति की आय पड़ोसी की आय की तुलना में कम है, फिर भी वो चेष्टा करता है कि भैया हमको भी क्या करना है, बड़ा कार खरीदना है। उसके लिए क्या करना पड़े कि जमीन ही क्यों ना बेचनी पड़े। तो जितने जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जमीन बेच देते हैं कार खरीदने के लिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि आईएस एलएम वक्र विश्लेषण में एलएम वक्र के दिए होने पर वक्र में दाहिनी ओर विवर्तन होता है। इसका अर्थ है कि अब पहले से क्या होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, हर्ष मिश्रा जी, हर्षु मिश्रा जी, रश्मि तिवारी जी, आईएम जी, अनीश जी, अफसाना सिद्दीकी जी, अफजल हसन जी, अभिनंदन चौरसिया जी, लाल बहादुर जी, ललिता साक्य जी, ठीक है, राजन सिंह जी। बताइए सर सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर। विकास कुमार मिश्रा जी, तस्नीम खान जी, और कोई भाई? अभय दुबे जी, सुमन जी, उज्जवल जी, सरिता जी, कमल जी, ठीक है, रेणु राय जी, ठीक है, सभी लोग ठीक है। क्या क्या उत्तर आ रहा है सर? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप सी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं क्या ठीक बोल रहे हैं? देखिए आईएस एलएम वक्र विश्लेषण में एलएम वक्र के दिए होने पर वक्र में दाहिनी ओर परिवर्तन होता है। इसका अर्थ ये होता है कि अब पहले से सभी लोग डी बोल रहे हैं, और कोई? डी के अलावा क्या होगा? इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसका अर्थ ये होता है कि अब जो समग्र व्यय होगा वो अधिकतम होने वाला है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, पूर्ति अधिक बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। इसमें क्या होगा? समग्र व्यय अधिक होगा। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। थोड़ा सा एक बार आप कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। कितने लोग बी बोल रहे हैं भाई? बी की तरफ कोई है? बी की तरफ कोई है? बी 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 की तरफ कोई है? और कोई? एक लोग बी बोल रहे हैं, और कोई? 2 लोग बोल रहे हैं, 3 लोग, और कोई? और कोई? ठीक है, बी बोल रहे हैं, और कोई? ठीक है, तो देखिए आपका जो आयोग है वो ऑप्शन नंबर क्या माना है? बी माना है, ठीक है। लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, मुद्रा पूर्ति से अधिक होगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया कि थोड़ा सा अगर जो आप कहीं से पढ़े होंगे तो जो लोग इधर उधर से पढ़े होंगे किताबों में बी दिया होगा, लेकिन अगर जो आप इसके कॉन्सेप्ट के तरफ जाएंगे सर तो इसका ऑप्शन जो है वो डी होगा, लेकिन इसका आयोग के द्वारा उत्तर जो है वो बी माना गया था। लेकिन अब अगर जो ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप सी की तरफ ही मूव कर दीजिएगा, ठीक है। तो आईएस एलएम वक्र विश्लेषण में एलएम वक्र के दिए होने पर वक्र के दाहिनी ओर विवर्तित होता है। इसका अर्थ यह है कि अब पहले से
समग्र व्यय में क्या होने वाला है, अधिकता देखने को मिलने वाला है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर, जितने लोग भी समग्र पूर्ति अधिक होने वाली है, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो रहा है। हाँ, यूजीसी नेट में सी माना है, हाँ ये बात आपकी सही है, यूजीसी नेट में सी माना है, लेकिन कोई इस प्रकार की परीक्षा थी टीजीटी या पीजीटी टाइप की कोई परीक्षा थी तो उसमें उन्होंने बी माना था। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, निवेश गुणक व्यक्त करता है, नहीं अब देखिए, अब नया आयोग बनेगा, जो लोग उत्तर प्रदेश से हैं वो एक बात समझ लीजिए कि अब जब नया आयोग बनेगा तो आपको उत्तर वही ठीक सही करना है जो उत्तर इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट से सही होता है ना। अगला कि निवेश गुणक व्यक्त करता है, निवेश गुणक की बात कौन करता है सर, निवेश गुणक की बात कौन करता है, बिल्कुल ठीक है, आपको तुरंत याद आना चाहिए सर जी, आप एक बार नहीं बार बार बताते हैं एक ही बात, फिर भी क्या होता है थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो अब मत कंफ्यूजन करिएगा भैया। गुणक, गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, रोजगार गुणक के रूप में, रोजगार गुणक के रूप में गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, हमारे आरएफ काहन साहब ने दिया था, आरएफ काहन ने दिया था, ठीक है, और काहन ने, ठीक है, और विकसित किसने किया था गुणक की अवधारणा को, निवेश गुणक के रूप में विकसित किया था किसने, किन्स साहब ने। फिर आपको एक बात और याद आनी चाहिए, क्या याद आनी चाहिए, त्वरक वाला भी, ठीक है, त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, अफ्तेलियन साहब ने दिया था, अफ्तेलियन ने दिया था, और इसको विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, जेबी क्लार्क को जाता है। ये एक प्रश्न पक्का यहां से बनता है, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि निवेश गुणक व्यक्त करता है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भैया, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, ए सी बी, और कोई भैया ए सी बी डी, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, अरे भाई निवेश गुणक में ये क्या बोलते हैं, किन साहब क्या बोलते हैं, यही तो बोलते हैं ना कि जब विनियोग में कोई वृद्धि की जाएगी तो आय में के गुना वृद्धि हो जाएगी, जब विनियोग में वृद्धि की जाएगी तो आय में क्या होगा, के गुना वृद्धि हो जाएगा, अर्थात अगर जो अर्थव्यवस्था में विनियोग को बढ़ाया जाएगा तो उससे राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि हो जाएगी, अगर जो विनियोग बढ़ाया जाएगा तो राष्ट्रीय आय में उस विनियोग के कई गुना वृद्धि हो जाएगी, जिसे के से इंडिकेट किया जाता है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बी आय का निवेश में अनुपात, आय का निवेश में अनुपात कहां पे हो जाएगा सर, आय वृद्धि का निवेश से अनुपात, निवेश की बात होती है ना कि जब क्या किया जाएगा कि जब अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो राष्ट्रीय आय में के गुना वृद्धि हो जाएगी, तो आय वृद्धि और निवेश वृद्धि की बात होगी ना सर, फिर इतने सारे लोग बी क्यों बोल रहे हैं, ये अच्छी बात थोड़ी है, बी क्यों बोल रहे हैं, आय का निवेश में अनुपात, भैया आय का निवेश वृद्धि से अनुपात हो जाएगा, से और का बहुत महत्वपूर्ण रखता है, से और का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा किसमें, रीजनिंग में, ठीक है, कि रोहन का सोहन की रोहन का सोहन के बहाई से क्या संबंध है, ए टू का वाला कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। तो जितने लोग भी डी बोलेंगे सर सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, केन्स 4 प्रकार के बाजारों का विश्लेषण करता है किंतु एक प्रकार के बाजार की कार्यप्रणाली की व्याख्या नहीं करता है, वह कौन सा है भाई बताइए। हाँ, दोनों एक जैसा ही लग रहा है, मुझे भी पता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, है ना, ध्यान का ही खेल है, सभी लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, सफलता जरूर मिलेगी, बट थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है ना। हाँ, क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे श्रम बाजार की बात बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि केन्स 4 प्रकार के बाजारों का विश्लेषण करता है किंतु एक प्रकार के बाजार की कार्यप्रणाली की व्याख्या नहीं करता है,
तो ये जो श्रम बाजार है इसके कार्यप्रणाली की ये व्याख्या नहीं करते हैं, बाकी मुद्रा बाजार, बांड बाजार और वस्तु बाजार की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, आय की अपेक्षा व्यय कर लगाने का बेहतर निर्धारक है। आय की अपेक्षा व्यय कर की क्षमता का बेहतर निर्धारक है। ये प्रश्न मैं क्यों लेके आया हूं पता है? ये प्रश्न मैं क्यों लेके आया हूं पता है आपको? इसलिए कि पिछली बार क्या हुआ था कि पिछले सेशन में ये इतना आसान सा प्रश्न क्या हुआ था, उसका उत्तर गलत बता दिया गया था। मैं इस प्रश्न को कम से कम 20 बार बताया हूँगा और 20 में से 20 बार सही भी बताया हूँगा। पिछली क्लास में पता नहीं क्या मनोदशा थी कि उत्तर इसका गलत बता दिया गया था। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी? ये कही गई थी केल्डार साहब के द्वारा। बिल्कुल ठीक है। तो आय की अपेक्षा व्यय कर देय क्षमता का बेहतर निर्धारक है। तो केल्डार साहब कहते हैं कि देखिए सर, आप एक काम करिए कि लोगों की जब आय होती है ना तो उनके आय पे टैक्स ना लगाइए, जब वो व्यय कर रहे हैं तब उनके ऊपर टैक्स लगाइए, अर्थात जो उपभोग वो कर रहे हैं उसके ऊपर व्यय लगाइए। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। तो आय की अपेक्षा व्यय कर देय क्षमता का बेहतर निर्धारक है। ये विचार केल्डार साहब के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि वैगनर के अनुसार एक अच्छी कर व्यवस्था हुआ है जो, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? वैगनर साहब क्या बोलते हैं? बिल्कुल ठीक है। वैगनर ने कौन सी थियरी दी थी? याद आ रहा है? याद आ रहा है वैगनर की थियरी? राज्य के बढ़ते क्रियाकलाप का सिद्धांत दिया था। राज्य के बढ़ते क्रियाकलाप की बात की थी। राज्य का बढ़ता क्रियाकलाप क्या है कि इन्होंने कहा था कि जब राज्य में क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। जब राज्य में आर्थिक अगर जो विकास होगा, अब आर्थिक विकास महानुभाव क्या होता है? आर्थिक विकास मतलब देश में प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय के साथ साथ उस देश में संरचनात्मक सुधार हो, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली। ठीक है, ये सारी चीजें जब सुदृढ़ होगी तो इसे आर्थिक विकास बोला जाएगा। तो राज्य के बढ़ती क्रियाकलाप थियरी के अंतर्गत ये बोलते हैं कि जब कोई राज्य आर्थिक विकास करता है तो आर्थिक विकास करने के कारण मांग व पूर्ति क्या होता है, क्रियाशील हो जाता है और इससे उत्पादन का स्तर क्या होता है, आगे बढ़ने लगता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये भी कहते हैं कि वैगनर के अनुसार एक अच्छी कर व्यवस्था हुआ है जिससे आय की असमानता घटे, अर्थात गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो कम हो। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। विकास की प्रक्रिया में परियोजनाओं के चयन में काल श्रेणी कसौटी का प्रतिपादन किया था। किसने किया था सर, बताएंगे क्या आप? मुझे बता दीजिए, थोड़ा लाइक और शेयर भी कर दीजिए। क्लास आपकी ही तो है, कौन करेगा लाइक, कौन करेगा शेयर? आप नहीं तो और कौन? ठीक है, आप नहीं तो फिर और कौन भाई? ठीक है, तो थोड़ा सा लाइक और शेयर भी कर दिया करिए, निवेदन है सभी लोगों से। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि विकास की प्रक्रिया में परियोजनाओं के चयन में काल श्रेणी कसौटी का प्रतिपादन किया था। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सर जी ए के सेन साहब ने किया था। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सेन साहब क्या बोलते हैं कि यदि वांछित अवधि प्रतिप्राप्ति अवधि से अधिक होगा तो पूंजी बहुल प्राविधि चुनी जाएगी, ठीक है, अथवा श्रम बाहुल्य। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है ना। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने सर्वप्रथम विकासशील राष्ट्रों में विदेशी पूंजी के आर्थिक विकास में उपयोग की वकालत की थी? बढ़िया सा प्रश्न है सर।
ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए क्या उत्तर होगा सर, बताएंगे आप मुझे, बता दीजिए, अच्छा लगेगा, है ना। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेबेंस्टीन की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, और कोई बी के अलावा? बहुत बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, बी जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, है ना, बिल्कुल। इन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने सर्वप्रथम सर्वप्रथम विकासशील राष्ट्रों में विदेशी पूंजी के आर्थिक विकास के उपयोग की वकालत की? चलिए सभी लोग भी बता रहे, लेवेंस्टीन, सबको पक्का आता है ये प्रश्न? सबको पक्का ये प्रश्न आ रहा है, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। और भाई और 2-4 लोग इस प्रश्न का उत्तर कर लीजिए, गलतियां हो रही हैं, ठीक है। तो देखिए, अर्थशास्त्रियों का दो तबका है, एक तबका है, तबका मतलब क्या, ग्रुप, ठीक है, इकोनॉमिक्स में तबका शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एक लोग ये बोलते हैं कि आप विदेशों से क्या करिए, कि विदेशों से आप सहायता लीजिए, ठीक है, और मतलब ऋण लीजिए विदेशों से, और विदेशों से ऋण लेकर के आप देश में उत्पादन स्तर को बढ़ाइए, जिससे आपकी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। उसमें कौन आते हैं, रैगनर नर साहब आते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों, जो स्टेटमेंट डी वाला है वही ठीक होगा, कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम की बात कर रहा है, तो सर्वप्रथम विकासशील राष्ट्रों में विदेशी पूंजी के आर्थिक विकास में उपयोग की वकालत जो करता है वो रैगनर नट साहब करते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। इतना जल्दी समझ में आ गया है क्या आपको, कि अभी तो कुछ सेकंड पहले बी बोल रहे थे, फिर डी, इतना जल्दी कैसे आपका माइंड ओपन हो गया भाई? अच्छा ठीक है, अगर जो हो गया तो अच्छी बात है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने सर्वप्रथम विकासशील राष्ट्रों में विदेशी पूंजी के आर्थिक विकास के उपयोग की वकालत की? तो रैगनर नर साहब, ठीक है। अगला प्रश्न, न्यून आय वाले ऐसे राष्ट्र जो विकास कर पाने में असमर्थ हैं, उनकी आर्थिक दशा को आभास स्थैतिक साम्य के रूप में व्याख्यात किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया? चलिए सर बताइए, थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, ठीक है। चलिए क्या उत्तर होगा सर, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर आभास स्थैतिक साम्य की बात हो रही है। चलिए, तो न्यून आय वाले देश मतलब ऐसे देश जिनकी आय कम है, अर्थात क्या हो जाएगा, सीधी सीधी बात हो जाएगी, आय कम है तो ये अल्प विकसित होंगे, आय कम है तो ये अल्प विकसित होंगे। क्यों सर, यही तो होगा। जो विकास कर पाने में असमर्थ है मतलब अल्प विकसित है, बिल्कुल ठीक है। उनकी आर्थिक दशा को आभास स्थैतिक साम्य के रूप में व्याख्यात कौन किया था? तो जितने लोग भी अब जाकर के क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी अब जाके लेवेंस्टीन बोलेंगे, सबका उत्तर ठीक होगा, ठीक है। लेवेंस्टीन साहब ने कौन सी थियरी दी थी, याद है? न्यूनतम न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत, न्यूनतम क्रांतिक, ठीक है, न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत, ठीक है। मार्कर बहुत अच्छा चल नहीं रहा है, फिर ध्यान से आप क्या करिएगा, समझिएगा इस बात को। प्रयास थियरी दिया था, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो एक अल्प विकसित देश होता है, उस देश की जो प्रति व्यक्ति आय होती है, प्रति व्यक्ति आय, उस देश की जो प्रति व्यक्ति आय होती है ना, वो इतने कम स्तर पे चली जाती है कि वो जीवन निर्वहन के बराबर होती है, जीवन निर्वहन के बराबर होती है, जीवन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जीवन निर्वहन के बराबर होती है। अर्थात अल्प विकसित देश की जो आय होती है, उसके अल्प विकसित देश में ये देखने को मिलता है कि वहां की जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो बस इतनी होती है
कि वो आय का जीवन निर्वहन के बराबर होता है, अर्थात वो लोग कैसे भी करके रोटी, कपड़ा और मकान की ही व्यवस्था करते हैं और इसी स्थिति पे वो लंबे समय तक बने रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि विनियोग अर्थव्यवस्था में बढ़ाना चाहिए। तो ये क्या होगा, आभास स्थैतिक साम्य इसी की बात करते हैं कि प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो जीवन निर्वहन के बराबर होती है। तो अब गलत होगा क्या सर, आपने पढ़ा तो होगा ना, पढ़ा होगा, फिर क्यों गलत कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अल्प विकसित राष्ट्र में आर्थिक समृद्धि की समस्या आय प्रेरक एवं आय अवसाधक शक्तियों की रस्साकसी के रूप में प्रदर्शित होती है। देखिए दोस्तों, मजे से पढ़ते रहिए, ठीक है, सेशन का आनंद उठाइए, बर्डन ना सोचिए कि भाई बर्डन है मेरे ऊपर, हम पढ़ रहे हैं। इसको आप ये सोचिए कि भैया हम पढ़ नहीं रहे, हम चीजों को रिवाइज कर रहे हैं। और मैं विश्वास से कहता हूं कि 2 घंटे पढ़ने के बावजूद भी आपका जो मेंटल स्टेटस है वो इतना, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने पढ़ा है या मेंटली रूप से आपको ये लगेगा कि हमें थकान हो रही है। लेकिन बस आप ईमानदारी से हमें 1 घंटे 40 मिनट या 50 मिनट दिया करिए। हंसते खेलते सब कवर हो जाएगा, हंसते खेलते सब कवर हो जाएगा। थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर प्रश्न को पढ़ने का बस प्रयास करिए। क्या उत्तर आ रहा है सर, क्या उत्तर आ रहा है, बी बोल रहे हैं लेवेंस्टीन साहब, सभी लोग इस बार अगेन लेवेंस्टीन को बोल रहे हैं। क्या है भाई, लेवेंस्टीन से इतना लगाव कैसे हो गया भाई, चलिए ठीक है, बी बोल रहे हैं तो आप अच्छा बोल रहे हैं कि अल्प विकसित राष्ट्रों में आर्थिक समृद्धि की समस्या आय उत्प्रेरक एवं आय अवसाधक शक्तियों की रस्साकसी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ये लेवेंस्टीन साहब के द्वारा किया गया है, ठीक है। लेवेंस्टीन साहब ने कहा कि भैया आय उत्प्रेरक और आय अवसाधक, मतलब जो आय को बढ़ाता है और जो आय को घटाता है। फिर वही बात याद आना चाहिए, किसकी, जनसंख्या वृद्धि होगी, यानी जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय में कमी आएगी, प्रति व्यक्ति आय में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो अगर जो किसी तरीके से जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, किसी तरीके से लोगों की आय बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ क्या हो गया, जनसंख्या में वृद्धि होकर के प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसकी बात की थी, इसी रस्साकसी की बात की थी किसने, लेवेंस्टीन साहब ने। अगला चलिए सर बताइए। सर गलत होने पे मॉरल डाउन होता है, क्यों मॉरल डाउन होता है भाई। देखिए ऐसा कोई है नहीं जिससे क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है, वो चाहे टीचर हो और चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, अगर जो 125 प्रश्न उसके सामने आप रख देंगे तो ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्न उसके सही हो जाएंगे, एक आध प्रश्न गलत हो जाते हैं, ठीक है, एक आध प्रश्न पक्का गलत हो जाएंगे। जिसने पूरी जिंदगी भर इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना, वो भी कहीं ना कहीं 125 प्रश्न अगर जो रख दिया जाए तो एक आध प्रश्न में हो सकता है कि गलत हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ज्ञान के कारण गलत ना हो, वो प्रश्न को आसान समझ ले या कंसंट्रेशन से ना पढ़े या धैर्य से ना पढ़े, ठीक है। तो गलतियां तो यार सबसे होती हैं। चलिए क्या उत्तर होगा कि जब अर्थव्यवस्था में अत्यधिक तीव्र गति से समृद्धि, आपका आयोग गलत कर देता है। आपके आयोग में सोचिए इतने सारे लोग लगे रहते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है कि हर साल इतने बच्चों की भविष्य निर्भर होती है उस आयोग के ऊपर, और एक दो प्रश्न का जो एकदम इजी सा प्रश्न होता है उसका उत्तर वो गलत दे देते हैं। तो भैया जब वो गलत कर रहे हैं तो आप तो एक दो कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि जब अर्थव्यवस्था में अत्यधिक तीव्र गति से समृद्धि होती है तो उत्पादक सोचते हैं कि इसे और तेजी से बढ़ाना चाहिए। इसका विपरीत भी सत्य है। विपरीत क्या होगा कि अगर जो अर्थव्यवस्था में समृद्धि की दर नहीं होगी तो उत्पादक सोचेंगे कि भैया उत्पादन का स्तर कम करना चाहिए। तो क्या उत्तर होगा सर, ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं किसकी बात आप कर रहे हैं, डी की बात बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं, जितने लोग भी किसकी बात बोल रहे हैं, हैरड की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा इस स्टेटमेंट को कि जब अर्थव्यवस्था में अत्यधिक तीव्र गति से समृद्धि होती है, तो जब समृद्धि होगी इट मीन्स की मांग बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है
तो उत्पादक जाहिर सी बात है कि ये बात सोचेंगे कि जब मांग बढ़ रही है तो हमको उत्पादन भी बढ़ाना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ अगर जो अर्थव्यवस्था में समृद्धि नहीं, मंदी आ रहा है, अर्थात मांग कम हो रही है, तो उत्पादक ये सोचेंगे कि अब उत्पादन का स्तर कम किया जाए, अर्थात पूर्ति भी कम किया जाए। तो ये बात हमारे हैरड साहब बोलते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, ये बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत कम जगहों पे मिलने को देखने को मिलता है कि मुख्य उधारी दर किसे बोलते हैं। मुख्य उधारी दर क्या होता है सर? आप कहेंगे सर जी बैंक दर देखा है, रेपो रेट देखा है, रिवर्स रेपो रेट देखा है, ब्याज दर देखा है, नगद आरक्षित अनुपात देखा है, ये मुख्य उधारी दर क्या होता है सर? चलिए आज के बाद गलत नहीं होगा, ठीक है, आज के बाद गलत नहीं होगा ये प्रश्न, ठीक है। क्या उत्तर होगा सर? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, 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 डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। तो जितने भी लोग डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है सर, कि जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहकों को क्या करता है? ऋण देता है। अब ये विश्वसनीय ग्राहक कौन होंगे? आप और हम नहीं होंगे, आप और हम नहीं होंगे, ठीक है। कोई बड़ा उद्यमी हो सकता है, ठीक है, या कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है जो करोड़ों रुपए का हेर फेर बैंक से करता हो। तो जितने जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है, कि मुख्य उधारी दर उस ब्याज दर को बोलते हैं कि जब व्यापारिक बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहकों को क्या कर देता है? ऋण देता है। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा उच्च शक्तिमान मुद्रा को ठीक से व्यक्त करती है? उच्च शक्तिमान मुद्रा किसकी बात कर रहा है सर? उच्च शक्तिमान मुद्रा किसकी बात कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो उच्च शक्तिमान मुद्रा H इज इक्वल टू, उच्च शक्तिमान मुद्रा को कैसे इंडिकेट करते हैं? H से, H इज इक्वल टू C प्लस आर आर प्लस ई आर। याद आया सर? याद आया? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, सी क्या है? सी क्या है? प्रचलन में मुद्रा, जिसमें क्या आते हैं? नोट और सिक्के आते हैं, नोट प्लस सिक्के, प्रचलन में मुद्रा जो नोट और सिक्के हो गए, ठीक है, ये सही हो गया। बैंकों में मांग निरपेक्ष, बिल्कुल ठीक है, और बैंकों में सावधि निरपेक्ष, तो ये तीनों आते हैं दोस्तों। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक हो जाता है। फिर आपको याद आना चाहिए कि M1 जो है इसे हम क्या बोलते हैं? संकीर्ण मुद्रा बोलते हैं या नैरो मनी बोलते हैं। M0 जो है इसे आरक्षित मुद्रा बोलते हैं, और M3 जो है इसे विस्तृत मुद्रा बोलते हैं। M1, M2, M3, M4 है क्या सर? तो बार बार बताता हूं कि जिस तरीके से भैया आपके पास जब बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा तो आप उसको कोडित करेंगे अलग अलग जगहों पे, वैसे ही आरबीआई ने इतना मुद्रा अर्थव्यवस्था में डाला है तो उसको अलग अलग तरीके से कोडित किया है M1, M2, M3 और M4 के रूप में। M1, M2, M3, M4 जो है वो किस समिति से संबंधित है? चक्रवर्ती समिति से। M0 जिसे आरक्षित मुद्रा बोला जाता है ये किससे संबंधित है? रेड्डी समिति से। M0, M1, M2, M3, M4, ठीक है, ये किस समिति से संबंधित है? चक्रवर्ती समिति। तो याद रख लीजिएगा कि M के बाद M2, M2 के बाद M3, ठीक है, और M3 के बाद M4, ये एक चक्र बना रहा है ना, तो चक्र बना रहा है तो भैया चक्रवर्ती, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि M0 रेड्डी, M0 चक्रवर्ती होगा कि M1, M2, M3, M4 चक्रवर्ती होगा। तो ये M1, M2, M3, M4 एक सर्किल एक तरीके से आप दिमाग में बैठा सकते हैं कि बना रहा है, तो ये चक्र बना रहा है, तो चक्रवर्ती समिति, और M0 जो है वो रेड्डी समिति। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी चयनात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है? तो आरबीआई दोस्तों हमारे देश का केंद्रीय बैंक साख पे नियंत्रण करने के लिए दो तरीके को अपनाता है, एक मात्रात्मक, दूसरा गुणात्मक। तो इसमें जो चयनात्मक साख है इसमें नगद आरक्षित अनुपात नहीं आता है। चयनात्मक साख के अंतर्गत क्या आता है?
बैंक दर आता है, रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत गुणात्मक के अंतर्गत नैतिक दबाव, मार्जिन, आवश्यकताओं में परिवर्तन और विभेदात्मक ब्याज दर आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में कर सुधारों का कौन सा एक उद्देश्य नहीं रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है वर्तमान समय में भी। और दोस्तों, इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास हो रही है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कर रहा हूँ कि आप इकोनॉमिक्स की जितनी भी क्लासेस वहां पे दी जा रही हैं उसको ठीक तरीके से एक एक करके पढ़िए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको वहां पे नोट्स भी दिया जा रहा है, नोट्स को भी आप लगातार पढ़ते रहिए। टेस्ट दीजिए, टेस्ट में देखिए कि क्या गलत हो रहा है, कहाँ के प्रश्न गलत हो रहे हैं, उस प्रश्न को ठीक करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, वहां पे गलत नहीं होना चाहिए। फिर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें मेरे द्वारा दी जा रही हैं। बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कम समय में बहुत ही बेहतर ढंग से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर यूजीसी नेट, सबका अलग अलग बैच है और अलग अलग बैच में आपको अलग अलग आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं या लाइफ टाइम के साथ फीस केवल और केवल 2000 रुपए इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से फीस पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे तो आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो निम्नलिखित में से कर सुधारों का कौन सा एक उद्देश्य नहीं रहा? भैया, इतने सारे लोग डी क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सभी लोग बोल रहे हैं। इतने सारे लोग डी क्यों बोल रहे हैं? कर प्रशासन को अधिक दक्ष बनाना, कर प्रशासन को अधिक दक्ष बनाना। थोड़ा आराम से करिए, थोड़ा सा धैर्य से करिए इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप क्या कर रहे हैं ना कि थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि आप गलती क्या कर रहे हैं। देखिए, जो टैक्स है वो, ठीक है, डी कितने सारे लोग बोल रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं सर जी सी होगा, और कोई? कुछ लोग सी, कुछ लोग डी, और कोई? बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, कुछ समय पहले तक ये प्रश्न वैलिड था, लेकिन अब ये प्रश्न वैलिड नहीं है। जब ये प्रश्न पूछा गया था पेपर में तब ये प्रश्न वैलिड था, लेकिन अब ये प्रश्न गलत, अब ये प्रश्न वैलिड नहीं है। जब पूछा गया था तो उस समय अप्रत्यक्ष कर अर्थात जीडीपी अनुपात को सुधारना, इसका उत्तर ठीक होगा। लेकिन अब दोस्तों, वर्तमान समय में ये देखा जा रहा है कि सरकार ने जीएसटी ला दिया है, ठीक है। तो जीएसटी लाने की वजह से क्या हो रहा है कि अब अप्रत्यक्ष कर का आधार जो है वो विस्तृत होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, ये प्रश्न शायद अब आपके एग्जाम में न पूछे, और कर प्रशासन को अधिक दक्ष बनाना, ये दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है। कर प्रणाली में सुधार लाई तो जा रही है, तो ये गलत कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, फिर कर जीडीपी अनुपात को सुधारना ये भी ठीक होगा। कर छूटों की पद्धति का विवेकीकरण। हाँ, तो ऐसी स्थिति में जो वर्तमान की सिनेरियो है उसमें आप ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं वर्तमान के सिनेरियो के अनुसार। लेकिन दोस्तों, अब शायद ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, या पूछेगा भी तो ऑप्शन क्या होगा कि ऑप्शन जो करेगा वो चेंज करेगा, ठीक है। क्योंकि अब जाकर के जो अप्रत्यक्ष कर का दायरा है वो विस्तृत हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर, वैसे कोई इसमें एक तरीके से सारे सही हैं, लेकिन अगर जो उसमें से सबसे ठीक लग रहा है वर्तमान सिनेरियो के अनुसार तो कर छूटों की पद्धति के विवेकीकरण की बात हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न, वैसे सब करेक्ट है। अगला प्रश्न, जीएसटी के कारण ये प्रश्न फेल हो जाता है ठीक है। जब से जीएसटी आया तब से ये प्रश्न फेल हो गया है ना। इस प्रश्न का उत्तर करिए। जीएसटी ने सारा कॉन्सेप्ट ही बिगाड़ दिया इकोनॉमिक्स का, ठीक है।
कि 10वीं योजना में निम्न में से सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। 10वीं योजना जो थी उसमें कौन सी किस पर सर्वाधिक महत्व दिया गया? 10वीं पंचवर्षीय योजना कब? 2002, 2007, यही तो था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, ऊर्जा क्षेत्र को, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 2002 से लेकर के 2007 तक चली थी, इसमें हमारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमारी जो प्राथमिकता थी वो थी कि हम अपने आप को ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरीके से सुदृढ़ करें। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि भारत में राज्यों एवं राष्ट्र के गरीबी का अनुमान योजना आयोग निम्न में से किस अर्थशास्त्री के दिए हुए सूत्र के आधार पर लगाता है? बढ़िया सा प्रश्न, और सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, देखिए जितने लोग क्लास देख रहे हैं उतना भी लाइक नहीं है। ऐसे कैसे होगा भाई, ऐसे कैसे होगा? आप नहीं लाइक करेंगे तो फिर कौन करेगा? कहा जाता है ना कि फ्री का ज्ञान बहुत कारगर नहीं होता है। तो अगर जो आप एक लाइक कर देते हैं, एक शेयर कर देते हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि आप फ्री का ज्ञान नहीं ले रहे। ठीक है, तो सभी लोगों से निवेदन है कि आप एक बार लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके लिए मैं 2 घंटे की क्लास ले रहा हूं, आप एक लाइक एक शेयर नहीं कर सकते हैं क्या? चलिए बता दीजिए सर क्या उत्तर आ रहा है। सी सभी लोग बोल रहे हैं, सी के अलावा और कोई? ठीक है, सीमा माथुर जी भी बोल रही हैं, और कोई? ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, लकड़वाड़ा कमेटी, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि भारत में राज्यों एवं राष्ट्र के गरीबी का अनुमान योजना आयोग निम्न में से किस अर्थशास्त्री के दिए हुए सूत्र के आधार पर लगाता है? तो वो लकड़वाड़ा के द्वारा दिया गया फॉर्मूला था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, एमआरटीपी एक्ट पढ़ा है? एमआरटीपी एक्ट पढ़ा? पढ़ा तो जरूर होगा। ठीक है, पढ़ा तो जरूर होगा। एमआरटीपी एक्ट क्या था, याद आ रहा है? कमेंट करके बता दीजिएगा। एमआरटीपी एक्ट क्या था, कमेंट करके बता दीजिएगा सर सभी लोग। ठीक है, बिल्कुल। तो ये पूछ रहा है कि एमआरटीपी अधिनियम को प्रतिस्थापित कर दिया गया, ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा। बिल्कुल ठीक है। तो जो एमआरटीपी एक्ट था दोस्तों, इसकी क्या बोल रहे हैं सभी लोग? सी बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एमआरटीपी एक्ट कब आता है? ये 1969 में आता है। ठीक है, और एक कमिटी निर्धारित की गई थी, वो किसकी? राघवन साहब की। उनका नाम क्या था? राघवन। ठीक है, राघवन। ठीक है, राघवन साहब। इन्होंने एमआरटीपी अधिनियम लाया, और इस एमआरटीपी अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि एकाधिकार प्रवृत्ति को रोकना। एकाधिकार प्रवृत्ति को क्या करना? रोकना। अर्थात कि जो व्यापार पे नियंत्रण हो वो केवल किसी एक का न हो, और इसे प्रस्थापित किया गया कंपटीशन अधिनियम 2002 के द्वारा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो एमआरटीपी एक्ट क्यों आया 1969 में? क्योंकि व्यापार में एकाधिकारिक जो प्रवृत्तियां होती हैं उसको रोकने के लिए, और बाद में से कंपटीशन अधिनियम 2002 के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान नहीं है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है भाई। ये जो छोटे प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत के प्रथम स्थान पे नहीं है? आप कहेंगे अरे सर इसमें तो 2-3 ऑप्शन दिया गया है।
हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, चीनी का कटोरा किस राज्य को बोला जाता है? ये है कपास। कपास जो है, कपास सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है भैया? गुजरात में मिलता है। और गुजरात में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और वहां पे काली मिट्टी जो होता है वो कपास के लिए क्या होता है? बेहतर होता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि भारत सरकार ने एक कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना की जिससे कि निम्न क्षेत्र में उत्पादकों की क्षतिपूर्ति की जा सके। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है सर, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, भूगोल पढ़ा होगा तो जानते होंगे। इस प्रश्न का उत्तर करिए। हाँ, कि भारत सरकार ने एक कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना की। ये कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि कुछ फसल ऐसे हैं कि इनको क्या करना है, इन फसलों का हम निर्यात करते हैं, मतलब अपने देश से दूसरे देशों में इसको ले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन फसलों को सपोर्ट करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कभी कभी क्या होता था कि ये फसलें मानसून के कारण या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण इन्हें क्षति पहुंच जाती थी। तो जो किसान होते थे वो बहुत हतोत्साहित हो जाते थे और फिर इसका उत्पादन करने में उनको समस्या होती थी। तो ऐसी स्थिति में कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई थी। वो काफी और चाय के लिए, काफी और चाय के लिए स्थापना की गई थी। काफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? कर्नाटक में, याद आ रहा है? कर्नाटक। और चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? आसाम में, ठीक है, याद रहना चाहिए। तो इसका उत्तर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि काफी और चाय ये दो फसलें हैं, इसके संदर्भ में सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना की कि अगर जो इन किसानों को हानि हो, चाय और काफी उत्पादन करने वाले किसानों को अगर जो हानि हो तो इन किसानों की क्षतिपूर्ति किया जा सके ताकि ये हतोत्साहित न हो और भविष्य में चल के उत्पादन को ये आगे बढ़ाते रहें। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, लोक सेवा समिति का गठन किया जाता है। लोक सेवा समिति का गठन किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लोक सेवा समिति का गठन किया जाता है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। लोक सेवा समिति का जो गठन किया जाता है ना सर, उसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। कुल 22 सदस्य होते हैं। ये सदस्य जो होते हैं इसमें 14 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, लोकसभा के। और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के, राज्यसभा के होते हैं। और एक जो होता है इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है, अध्यक्ष होता है। तो इसका जो गठन किया गया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि हम लोग इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे हैं, पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, ये इकोनॉमिक्स के ही प्रश्न है, ठीक है। तो संसद के द्वारा किया जाता है। संसद क्या होता है भैया? जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सम्मिलित होता है, ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, सन 1967 में प्रसिद्ध दत्त समिति का गठन किया गया था। दत्त समिति का गठन कब किया गया था भैया बताइए, और किस लिए किया गया था? दत्त समिति का गठन किस लिए किया गया था सर, बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जो लोक सेवा समिति है उसकी उसका मुख्य कार्य क्या होता है पता है? कि जो लोक व्यय है ना उस पे निगरानी रखना, लोक व्यय पे निगरानी रखना। क्या उत्तर आ रहा है सर बताइए? डी बोल रहे हैं सभी लोग, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना, आप बहुत सही पढ़ रहे हैं। सन
67 में प्रसिद्ध दत्त समिति का जो गठन किया गया वो इसलिए किया गया ताकि उद्योगों में लाइसेंस की समस्याओं का अध्ययन किया जाए तथा लाइसेंस संबंधी जो समस्याएं हैं उसमें सुधार लाया जाए। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, किस अर्थशास्त्री के अनुसार किसी अर्थशास्त्री के अनुसार आर्थिक अवस्थापना का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे? हम लोग पढ़ते हैं ना कि देश को उसकी आर्थिक अवस्थापना का विकास करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आर्थिक अवस्थापना के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आएगी भाई बताइए। बिल्कुल ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सेशन में? मजा आना चाहिए भाई, इंटरेस्ट रहना चाहिए, है ना। और ये जितने भी है ना ये सारे प्रश्न आपके भविष्य को सुरक्षित करने वाले हैं, सारे प्रश्न आपके भविष्य को उज्जवल बनाने वाले हैं। तो जब भी पढ़िए तो इस भाव से ना पढ़िए कि यार क्या हम पढ़ रहे हैं। अरे भाई ये इतने महत्वपूर्ण है कि इनको ठीक तरीके से सम्मान दे करके पढ़ लेंगे तो आपका भविष्य क्या होगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। और आप इनको अगर जो इनका सम्मान नहीं करेंगे तो भविष्य क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे क्वेश्चन वहां ऐसा आता है कि समझ में नहीं आता है कैसे करें। 2 ऑप्शन पता होता है, उसमें से 2 ऑप्शन लगता है कि ये होगा नहीं तो ये होगा, और जो हम टिक करते हैं वही गलत हो जाता है, जो नहीं टिक करते वो सही हो जाता है। तो क्वेश्चन जो है उसका रिस्पेक्ट किया करिए, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं कि विद्युत परिवहन और सेवा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो किस अर्थशास्त्री के अनुसार आर्थिक अवस्थापना का तात्पर्य है कि देश में विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ हो, परिवहन का विस्तार हो और शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, भारत की केंद्र सरकार के राजस्व घाटे को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? एक बार जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो एक लड़का ऐसे ही आया, हर क्लास में 2-4 बदमाश टाइप के होते हैं। कहा सर पता नहीं ये किन सूंस पता नहीं कहाँ से चले आए, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो भाई जब अपनी धारणा भी उन लोगों के प्रति आप गलत बैठा लेंगे तो क्या सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। भाई उन लोगों ने जो बात कही 100 साल पहले, जो बात कही वो आज भी कारगर है, आज भी साबित है, और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था उसी पे चल रही है। चलिए, और सरकार जो भी योजनाएं बनाती है, चाहे जो भी मेकर होता है, वो क्या करता है कि इन लोगों की बातों को ध्यान में रखता है। क्या उत्तर होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, इसीलिए जब प्रधानमंत्री जो होते हैं उनके सलाहकारों की जब नियुक्ति होती है तो उसमें देखा जाता है कि इकोनॉमिक्स का ज्ञाता कौन है, ठीक है, पॉलिटी का ज्ञाता कौन है, वही सब ज्ञाता होते हैं सब, जो प्रधानमंत्री को बताते हैं कि ऐसा ऐसा करिए, और उसी की उन्हीं लोगों के थीम पे अर्थव्यवस्था चलती है। क्या उत्तर होगा भाई? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने भी महानुभाव ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर, विशेष आहरण अधिकार अर्थात एसडीआर। एसडीआर क्या है कि ये आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा है दोस्तों ये। और ये क्या है, ये सदस्य देशों को भुगतान असंतुलन के संदर्भ में ये ऋण मिलता है। भुगतान असंतुलन को ठीक करने के लिए आईएमएफ क्या करता है, ऋण देता है, ठीक है। तो ये भुगतान संतुलन से संबंधित है, न कि दोस्तों ये राजस्व घाटे से संबंधित है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, बैंकिंग सुधार समिति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बैंकिंग सुधार समिति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? क्या उत्तर होगा? हाँ, बही खाता प्रविष्टि के नाम से जानते हैं। 1970 से पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो मुद्रा थी वो अमेरिकन डॉलर थी, लेकिन 1970 के बाद आता है एसडीआर, विशेष आहरण अधिकार, जिसे हम लोग पेपर गोल्ड बोलते हैं। ये वास्तविक रूप में कोई ऐसी मुद्रा नहीं होती है जिसको आप देख सकते हैं, ये क्या होती है कि बस बही खाते में लिखी जाती है। हाँ, अगला प्रश्न, डी बोल रहे हैं नरसिम्हन समिति, सभी लोग डी बोल रहे हैं क्या सर?
सभी लोग डी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बैंकिंग सुधार समिति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये नरसिम्हन समिति। और नरसिम्हन समिति का गठन 2 बार होता है, याद रखिएगा। पहली बार जो गठन होता है वो 1998 में होता है और दूसरी बार जो गठन होता है वो 1999 में होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिम्हन समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। अगला, भारत में सेवा कर किस वित्तीय वर्ष से प्रारंभ होता है? मतलब भारत में सेवा कर की शुरुआत कब से होती है, आपको बेसिकली बताना है। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आराम से करिएगा। हाँ ठीक। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? ए बोल रहे हैं, और कोई? बिल्कुल ठीक है। सेवा कर किसके किसके ऊपर लगाया जाएगा पता है? किसके किसके ऊपर? ठीक है, कहां कहां पे सेवा कर लगाया जाएगा? 3 सेवाओं की बात थी उस टाइम, ठीक है। एक तो था, पहला जो था वो था टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन। जो दूसरा था वो सामान्य स्टॉक था और जो तीसरा था वो था स्टॉक ब्रोकर्स, ठीक है, स्टॉक ब्रोकर्स, ठीक है। इन पर क्या किया गया? टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया सर्वप्रथम कब? 1994-95 में। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। और जो टैक्स की दर रखी गई थी वो 5% रखी गई थी कि 5% टैक्स लगाया जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक। हरित बाक्स व भूरे बाक्स उपायों का संबंध है, इससे है? क्या उत्तर होगा सर? हरित बाक्स और भूरा बाक्स का संबंध किससे है? बिल्कुल ठीक है। अब हरित देख रहे हैं तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं तो पर्यावरण याद आ जाएगा कि भैया हरित का संबंध और भूरा का संबंध तो पर्यावरण से ही हो सकता है। इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं तो, और पढ़े हैं तो क्या कहेंगे? कहेंगे सर जी ये सहायिका के प्रभाव से संबंधित है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और सहायिका का मतलब क्या है? सब्सिडी की बात होती है यहाँ पे। सहायिका मतलब क्या होता है? सब्सिडी की बात होती है। तो ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत दोस्तों ऐसी सब्सिडियां आती हैं जिनका व्यापार पर कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत ऐसी सब्सिडियां आती हैं जिसका व्यापार पर कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, केल्डार हिक्स क्षतिपूर्ति मापदंड के अनुसार ऐसी आर्थिक नीति में परिवर्तन समाज कल्याण में वृद्धि करता है जिसमें, बताइए सर। कल्याणकारी अर्थशास्त्र पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा, पीगू को, मार्शल को सबसे पहले पढ़ा होगा, फिर पीगू को पढ़ा होगा, पीगू के बाद पेरेटो को पढ़ा होगा, पेरेटो के बाद केल्डार हिक्स को पढ़ा होगा, उसके बाद आप सीटोवास्की को पढ़े होंगे। पढ़ा है ना? याद आना चाहिए क्रम, इसलिए कॉन्सेप्ट जरूरी होता है सर। बहुत सारे लोग को लगता है अरे पढ़ लेंगे, ठीक है, सिस्टमेटिक वे से पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो 10 यूनिट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो सिलेबस ही नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। तो केल्डार हिक्स क्षतिपूर्ति मापदंड के अनुसार ऐसी आर्थिक नीति में परिवर्तन समाज कल्याण में वृद्धि करता है जिसमें यदि लाभार्थी क्षति उठाने वालों की क्षतिपूर्ति के पश्चात कुछ लाभ अपने पास रख सके, ठीक है। तो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि पेरेटो साहब जब आते हैं तो कहते हैं कि भैया एक को क्षति पहुंचेगी तभी दूसरे को लाभ मिलेगा। और उसी के बाद जब केल्डार हिक्स साहब कहते हैं आते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं, एक को हम क्षति, एक को जो क्षति होती है ना वो दूसरा जो होगा उसकी क्षतिपूर्ति भी कर देगा और अपने लाभ को भी वो बढ़ा लेगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, घरेलू उत्पादकों के लिए समान सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निम्न में से किस नीति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है?
बताइए सर क्या होगा, बताएंगे? बढ़िया प्रश्न है भाई। लाइक शेयर कर दीजिए, नहीं लाइक किए हैं तो कर दिया करिए, ठीक है। क्लास आपकी है, मैं 2 घंटे की क्लास ले रहा हूँ। आप 1 सेकेंड एक सेकेंड में एक लाइक कर सकते हैं। लाइक किया करिए, थोड़ा सा शेयर भी किया करिए, क्लास आपकी है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, जितने भी डी बोल रहे हैं सबके लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए भैया। जो डी बोल रहा है वो बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स का ज्ञाता है भाई, ठीक है। तो घरेलू उत्पादकों के लिए समान सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से किस नीति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो उत्पादन चुंगियों में कमी। भैया ये घरेलू उत्पादकों के लिए समान सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से किस नीति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो ये उत्पादन चुंगियों में कमी। उत्पादन चुंगी दोस्तों अलग सी चीज होती है, इसका घरेलू उत्पादकों के से कोई संबंध या इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि घरेलू उत्पादकों के लिए समान सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से किस नीति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो उत्पादन चुंगियों में कमी का। अगला प्रश्न, भारत की व्यापार नीति में ऋणात्मक सूची उन वस्तुओं की सूची है जिनका, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास हो रही है। आप इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास जरूर ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें मेरे द्वारा दी जा रही है। एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ते रहिए, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी करेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और यूजीसी नेट के सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है सर? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ डी बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अगर जो डी बोल रहे हैं तो कि भारत की व्यापार नीति में ऋणात्मक सूची उन वस्तुओं की सूची है जिनका व्यापार या तो प्रतिबंधित है या निषेधित है या कैनालाइज्ड है, मतलब केवल विशिष्ट संसाधनों द्वारा आयात किए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि भारत में व्यापार नीति में ऋणात्मक सूची उन वस्तुओं की सूची है जिनका व्यापार या तो प्रतिबंधित है या निषेधित है या कैनालाइज है, ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा, ड्रग्स आ जाएगा। आपको पता है कि ड्रग्स जो है वो भारत में क्या है, बैन है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, अवमूल्यन के अल्पकालीन और एवं दीर्घकालीन प्रभावों का प्रदर्शन किया जा सकता है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है भाई, गलत नहीं करना है, गलत कर ही नहीं सकते आप, करिएगा नहीं गलत, है ना। ये प्रश्न क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। चलिए तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, किसकी याद आनी चाहिए सर, किसकी याद आनी चाहिए, किसकी याद आनी चाहिए, ठीक है, किसकी याद आनी चाहिए बता दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, जे प्रकार के वक्र, जे वक्र संकल्पना। जे वक्र क्या कहता है कि जब कोई राष्ट्र अवमूल्यन करता है, अवमूल्यन होता है तो क्या होता है, देश का बाह्य मूल्य कम हो जाता है, ठीक है। तो जब ये क्या बोलता है, जे वक्र बोलता है कि जब कोई देश अवमूल्यन करता है तो ऐसी स्थिति में प्रारंभ में, अल्पकाल में उस देश को क्या होती है कि थोड़ी बहुत हानि हो सकती है, लेकिन दीर्घ काल में अवमूल्यन के कारण देश को हमेशा ही लाभ मिलेगा, ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला बता दीजिए सर, चलिए लर्नर की याद आ रही है किसको, जे बकर की, हाँ ठीक, हाँ ठीक ठीक ठीक। अमेरिकी डॉलर जो स्वर्ण समता प्रदान करने वाला
स्मिथसोनिक समझौते पर निम्नलिखित में से किस समूह द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? स्मिथसोनिक स्मिथसोनियन सॉरी, जल्दी जल्दी में क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर मिस्टेक हो जाता है, आप पढ़ लीजिएगा। स्मिथसोनियन, ठीक है, स्मिथसोनियन। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सभी लोग ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या उत्तर आ रहा है, डी बोल रहे हैं, और कोई? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, मैं ये बात बहुत ही विश्वास से कह सकता हूं कि केवल यहाँ पे 10% लोग ऐसे होंगे जिनको ये प्रश्न आता होगा, ठीक है। बाकी तो सब क्या है कि हवा किसका है, जिसका हवा है उधर ही चला जाएगा। हाँ ठीक है, तो क्या उत्तर आ रहा है सर? जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अमेरिकी डॉलर को स्वर्ण समता प्रदान करने वाला स्मिथोनियन समझौता पर निम्न में से किस समूह द्वारा हस्ताक्षर किया गया? तो ये समूह 10 के द्वारा किया गया। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, ए के सेन साहब आ गए भाई। ए के सेन साहब किसकी बात करते हैं? ए के सेन द्वारा निर्मित सूचकांक को संबोधित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है सर? बता दीजिए मुझे। सेन साहब की बात आ रही है? जो गलत करेगा ना, सच्ची बता दूं, गलत कर रहे हैं तो आप क्लास लगातार नहीं पढ़ रहे हैं। अगर जो आप गलत कर रहे हैं तो क्लास लगातार नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। भूल गए? सेन साहब के सूचकांक को भूल गए? सेन साहब ने जो गरीबी का सूचकांक दिया था भूल गए? गरीबों में सबसे गरीब की बात कौन करता है? ए के सेन साहब ही तो बोलते हैं ना, गरीबों में सबसे गरीब, गरीबों में सबसे गरीब, सबसे गरीब। सेन साहब मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं क्या? ये कितने सारे लोग बोल रहे हैं, इतने इतने इतने, कुछ लोग तो कह रहे हैं सर ये ही होगा, हाँ, कुछ कह रहे हैं सर ये होगा। अरे भाई ये कैसे हो जाएगा? दरिद्रता सूचकांक, गरीबी सूचकांक के सेन के द्वारा ही तो दिया गया था, जिसके अंतर्गत ये बात करते हैं गरीबों में सबसे गरीब के आकलन की बात करते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, ठीक है, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किसने दिया था भाई? महबूब उल हक ने दिया था ना। के सेन और महबूब उल हक में आपको अंतर नहीं लग रहा है क्या? के सेन और महबूब उल हक में आपको अंतर नहीं लग रहा है क्या? चलिए, क्या उत्तर होगा सर? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ बजट में राजस्व आय का स्रोत नहीं है? चलिए सर, बिल्कुल ठीक है, ये बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। सरकार की आय का स्रोत कौन नहीं है? भारतीय संघ बजट के राजस्व आय का स्रोत कौन सा नहीं होगा? बिल्कुल ठीक है सर, आराम से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है इस प्रश्न में। जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, यार कहाँ पे दिमाग है, मुझे समझ में नहीं आता है। ये आपको इतना बड़ा भारतीय रिजर्व बैंक लिखा गया है, ये नहीं समझ में आ रहा है। भारतीय संघ बजट अर्थात ये केंद्र सरकार के बजट में जो केंद्र सरकार के आय की बात कर रहा है, तो भैया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्जित अधिकृत वसूली जो होगा, ये सरकार के राजस्व का ये मामला है। ये आरबीआई से संबंधित है, तो ये मौद्रिक नीति से संबंधित है या राजकोषीय नीति से संबंधित? ये तो आपका मौद्रिक नीति से संबंधित हो जाएगा ना, ये तो आरबीआई से संबंधित है ना। तो इतने सारे लोग सी के तरफ क्यों जा रहे थे भाई? इजी सी बात है, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए।
चलिए, बिल्कुल। क्या उत्तर होगा भाई? श्रम विभाजन मूलतः सीमित होता है। श्रम विभाजन की बात कौन कौन करता है, याद आ रहा है? श्रम विभाजन की बात कौन करता है? श्रम विभाजन की बात कौन करता है कि अर्थव्यवस्था में श्रम का विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण है? बता दीजिए कमेंट करके, किस अर्थशास्त्री ने यह बात कही थी? किसने कहा था सर, बताइए। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि बाजार के विस्तार से, ठीक है, देखिए इसको आसानी से आप समझ सकते हैं कि जब आप आज से 20 साल 10 साल पहले या 20 साल पहले दर्जी के पास कपड़ा सिलवाने जाते थे तो एक ही व्यक्ति होता था और वो व्यक्ति क्या करता था कि आपका वो क्या करता था कि वो मापता भी था कपड़े को, वही काटता भी था, वही सिलता भी था, वही कॉलर भी लगाता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब माप लेने वाला अलग है, कपड़ा काटने वाला अलग है, सिलने वाला अलग है, कॉलर में जो बकरम लगता है उसको लगाने वाला अलग है, बटन लगाने वाला अलग है, प्रेस करने वाला अलग है। ठीक है, तो श्रम विभाजन जो है वो क्या होता है, बाजार के विस्तार से होता है। ये बात करते हैं हमारे एडम स्मिथ साहब बोलते हैं। ठीक है, कौन बोलते हैं? एडम स्मिथ साहब बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि जब जनसंख्या का आकार बढ़ता है, अर्थात जब जनसंख्या में क्या होती है, जब जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलती है तो ऐसी स्थिति में श्रम का भी विस्तार होता है। और जैसे जैसे श्रम का विस्तार होता है तो उन लोगों को, जो लोग जिस कार्य में दक्ष हैं, उसी कार्य को बार बार करने का उन्हें मौका मिलता है। और ऐसी स्थिति में जब उन्हें और कार्य लगातार करते रहते हैं तो उन्हें दक्षता मिलने लगती है और उत्पादन का स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न। हाँ, रिकार्डो साहब भी बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा कि किन्स के ब्याज सिद्धांत में तरलता जाल का क्या अर्थ है? तरलता जाल क्या होता है सर? किन्स साहब क्या बोलते हैं, बताएंगे क्या आप? मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? फरीन फातिमा जी, मौसम कुमारी जी, राजन सिंह जी बताइए, जितेंद्र जी, अंजलि मेहता जी, IM जी, सुधीर कुमार जी, अरविंद प्रसाद जी, तो रेणुका जी, अक्षय जी, तस्नीम जी, अनीश जी, लाल बहादुर जी, रोहित कुमार जी, चंद्रजीत जी, शोभा जी, विकास कुमार जी, अफसाना सिद्दीकी जी, ठीक है, सुमन जी। इतना तेजी से कमेंट आ रहा है, किसका किसका मैं पढ़ पाऊं? अरुणिमा जी, रीता जी, अशोक जी, अमरेश यादव जी, रश्मि तिवारी जी, मीनू यादव जी, निकहत जहान जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? जावेद अख्तर जी। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? बी बोल रहे हैं। सभी लोग बी बोलेंगे, बिल्कुल ठीक बोलेंगे। क्या बोलते हैं सर? ये कहते हैं इजी सी बात है, बोलते हैं कि देखिए किन्स ब्याज के सिद्धांत में तरलता जाल की स्थिति को क्या बताया? उन्होंने कहा कि ब्याज की दर जो होती है वो एक निश्चित सीमा तक ही गिर सकती है, एक सीमा के बाद ब्याज की दर और नीचे नहीं जा सकती है, अर्थात ब्याज की दर जो होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं सर, अच्छा बोल रहे हैं, बढ़िया बोल रहे हैं। अगला, सूची 1, सूची 2 सुमेलित कर दीजिए। तरलता जाल की स्थिति याद रखिएगा, क्या है कि ब्याज की दर एक निश्चित सीमा तक घट सकती है, उससे ज्यादा ब्याज की दर नहीं हो सकती है, ब्याज की दर उससे ज्यादा कम नहीं हो सकती, अर्थात ब्याज की दर कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या उत्तर होगा सर? सूची 1, सूची 2। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, मार्शल साहब किसकी बात करते हैं? आंशिक संतुलन। आंशिक संतुलन में क्या होता है कि किसी एक इकाई के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात किसी एक उद्योग का अध्ययन किया जाएगा या किसी एक फर्म का एक फर्म का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो आंशिक संतुलन
क्या होता है कि इसमें एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। और सामान्य संतुलन किसने दिया था? इसमें नहीं दिया गया है क्या? सामान्य संतुलन नहीं दिया है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ। सामान्य संतुलन की अवधारणा कौन देता है? वालरस साहब। और सामान्य संतुलन में अर्थव्यवस्था के सभी यूनिटों का क्या किया जाता है? एक साथ अध्ययन किया जाता है। ठीक है। फिशर साहब की बात करें तो कहाँ गए फिशर साहब? भैया समय अधिमान की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है। सैमुअल्सन साहब कहाँ पे गए? सैमुअल्सन साहब व्यापार चक्र की बात करते हैं। ठीक है। व्यापार चक्र की जो 4 अवस्थाएं होती हैं उसकी बात तो सैमुअल्सन ही करते हैं। जेवेंस साहब कहाँ पे हैं? सीमांत उपयोगिता से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। और सामान्य संतुलन याद रखिएगा दोस्तों कि सामान्य संतुलन की अवधारणा कौन देता है? वालरस साहब देते हैं। और आंशिक संतुलन की बात जो करता है वो मार्शल साहब करते हैं। ठीक है। अगला बताइए सर। निम्नलिखित वक्तव्यों पे विचार कर लीजिए और विचार करके बता दीजिए कि एक प्रसंविदा वक्र स्पर्शिता बिंदुओं का रेखापथ होगा। कौन कौन सी बातें ठीक है? चलिए क्या उत्तर हो रहा है भाई? अच्छा बोल रहे हैं। प्रसंविदा वक्र की बात कौन बोलता है भाई? संविदा वक्र की बात या प्रसंविदा वक्र की बात किस अर्थशास्त्री के द्वारा कहा गया है? कौन से अर्थशास्त्री ने इसकी व्याख्या की है? बताएंगे? बता दीजिए, अच्छा लगेगा मुझे भी। तो ये किन्हीं दो अधिमानों के बीच की बात करता है और किन्हीं दो समुत्पाद वक्र के बीच की बात करता है। अधिमान वक्रों का बजट रेखाओं के बीच नहीं, ये या तो किन्हीं दो अधिमान वक्रों की बात करेगा या किन्हीं दो समुत्पाद वक्रों के बीच की बात करेगा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ये बोलेंगे सर सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। 1 और 2 जो होगा वो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए जो अर्थशास्त्र है। और कौन आता है इसके साथ साथ? मार्शल साहब। क्या उत्तर होगा सर? कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है। एक बार नहीं अनेकों बार बताया। गलत नहीं करना है, गलत नहीं करना है। एक बार नहीं कई बार बताया। ठीक है। कि दोस्तों साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है वो किसके बराबर होता है? बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद घटाते हैं अप्रत्यक्ष कर को और जोड़ते हैं आर्थिक सहायता को। इस बात को ध्यान रखिएगा सर। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होती है वो बराबर होती है बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, उसमें से माइनस कर देते हैं अप्रत्यक्ष कर को और जोड़ देते हैं आर्थिक सहायता को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अप्रत्यक्ष कर को घटाएंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न ओकुन साहब का आ गया भाई। ओकुन साहब का नियम आ गया। अगला प्रश्न बता दीजिए। ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ओकेजनली आते हैं, कभी कभार पढ़ते हैं, रोज नहीं पढ़ते, रोज नहीं पढ़ते हैं। बहुत दिनों से जुड़े हैं लेकिन कभी कभार आके पढ़ लेते हैं। भाई कभी कभार क्यों पढ़ रहे हैं? एक बार पूरी एनर्जी लगाइए ना, एक बार पूरी एनर्जी लगा दीजिए। ठीक है। या तो इस पार या तो उस पार। और अगर जो मेहनत करके जिंदगी में हार भी जाएंगे ना तो आप इतने परिपक्व हो जाएंगे कि जिंदगी में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कर लेंगे। और भविष्य में कभी आपको इस बात से आप कभी पछतावा नहीं करेंगे कि यार हमने मेहनत नहीं किया। मेहनत किया होता तो जिंदगी में कुछ ना कुछ मिले। तो मेहनत करके हार जाइए, अनुभव मिलेगा और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और अगर जो हार गए ना तो मैं बता रहा हूँ कि जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उससे कहीं बहुत बेहतर आप जिंदगी में कर ले जाएंगे। ठीक है। और लेकिन और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी आपको इस बात का पछतावा नहीं होगा कि यार थोड़ा और प्रयास कर लियो। और जिंदगी में जिसने भी मेहनत किया है, जिसने भी परिश्रम किया उसको सफलता मिलेगी और आपको भी मिलने वाली। लेकिन कम से कम कंटिन्यू तो रहिए, है ना? क्या उत्तर हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर बी। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं।
ये वास्तविक एवं बेरोजगारी एवं वास्तविक आय में क्या बताते हैं, ऋणात्मक संबंध बताते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी ही बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ओकुन साहब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद है, याद है कि नहीं है, बेरोजगारी और वास्तविक आय में ये ऋणात्मक संबंध को बताते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। विपन्नता सूचकांक या मिजरी इंडेक्स, कमेंट करना चाहिए था सर। अगला, त्वरक का सबसे नजदीकी संबंध है। त्वरक का सबसे नजदीकी संबंध किससे है भाई, फिर याद आना चाहिए। सर जी बार बार आप बताते हैं, फिर क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि जो नया होगा वो सीख जाएगा। त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, अफ्टेलियन साहब ने। विकसित किसने किया, जेबी क्लार्क साहब ने। गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, रोजगार गुणक के रूप में आरिफ खान ने। विकसित किसने किया, निवेश गुणक के रूप में किन्स ने। याद होना चाहिए भाई, एक प्रश्न आता है। त्वरक क्या होता है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बचत से, ठीक है, ठीक है। अरे भाई, त्वरक जो होता है ये उपभोग में परिवर्तनों का निवेश पर प्रभाव को बताता है ना, कि उपभोग में जो परिवर्तन होता है उससे निवेश पर क्या असर पड़ता है, ये बताता है ना। तो ऐसी स्थिति में तो दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए ना। बचत नहीं बताता, ये बताता है कि उपभोग में अगर जो परिवर्तन होगा तो उससे निवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उपभोग और निवेश से सबसे ज्यादा नजदीक तो ये मांग होगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी होगा ना सर। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। अगला, आईएसएलएम प्रारूप निर्धारित करता है साथ साथ साम्य। चलिए भाई, आईएसएलएम भी आ गया तो देख ही लीजिए, पढ़ा तो बहुत होगा, फिगर भी बहुत बनाया होगा। चलिए बताइए सर, ठीक है। यहाँ पे आय होता है, यहाँ पे ब्याज दर होता है, सही होगा। ये आईएस है और ये एलएम है ना। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये बोल रहे हैं, और कोई भाई, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ये आय तथा ब्याज दर के मध्य साम्य को बताता है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। आईएसएलएम की अवधारणा किसने दिया था, याद है, आईएसएलएम की अवधारणा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई थी, बता दीजिए यार, बताते हैं तो अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, आईएसएलएम प्रारूप निर्धारित करता है साथ साथ किसके किसके साम्य, आय और ब्याज के दर में। ठीक है, अगला प्रश्न, सोलो के दीर्घकालीन मॉडल में कौन सी मान्यता गलत है, मतलब सोलो की कौन सी मान्यता नहीं है। मैं बार बार आपसे बोलता हूं, एग्जाम देने आप एग्जाम देने के पहले सोलो की मान्यता को ठीक तरीके से पढ़िए, रिकार्डो की मान्यता को ठीक तरीके से पढ़िए, हैबरलर की मान्यता को ठीक तरीके से पढ़िए, ड्यूजनबरी की मान्यता को ठीक तरीके से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद हैक्सर ओहलिन की मान्यता को ठीक तरीके से पढ़िए। इनकी मान्यताओं को पढ़ के जाइएगा, प्रश्न आएगा जरूर, ठीक है। तो जितने लोग भी हिक्स और हैंसन बोल रहे हैं कि सर आईएसएलएम वक्र की अवधारणा विकसित हिक्स और हैंसन ने किया था, आप अच्छा बोल रहे हैं, बढ़िया बोल रहे हैं। अगला प्रश्न बता दीजिए कि सोलो के दीर्घकालीन विकास मॉडल में कौन सी मान्यता गलत है। तो सोलो साहब जो है दोस्तों वो क्या बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि मजदूरी और मूल्य स्थिर है, नहीं, मजदूरी और मूल्य को इन्होंने अस्थिर माना था, ठीक है, अस्थिर माना था। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गलत कहा गया है। अगला, किस अर्थशास्त्री ने तकनीकी विकास एवं आर्थिक समृद्धि विषय में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। प्रश्न पूछा जाता है भैया, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, आप बताएंगे, बता दीजिए कि किस अर्थशास्त्री ने तकनीकी विकास एवं आर्थिक समृद्धि के विषय में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। इजी सी बात है, आर्थिक समृद्धि
ठीक है। ये जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं ना, अमर्त्य सेन साहब बोल रहे हैं, ये आर्थिक विकास और तकनीकी विकास के संदर्भ में पाए थे नोबेल पुरस्कार। इतने सारे लोग ये बोल रहे हैं। अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल प्राइज प्राइज मिला था? 20 बार बताया, 20 बार बताया हूं, फिर भी गलत बोल रहे हैं। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में मिला था नोबेल प्राइज? बताइए कमेंट करके। यहाँ पे पूछ रहा है तकनीकी विकास और आर्थिक समृद्धि के विषय में। तो आर्थिक समृद्धि के विषय में जो था वो टोलो साहब को मिला था, और अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए मिला था। ठीक है, तो याद रखना है, सेन साहब को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए मिला था, और टोलो साहब को तकनीकी विकास और आर्थिक समृद्धि के लिए मिला था। गलत नहीं करना है, ठीक है। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न सही हुए। और दोस्तों, आपकी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास चल रही है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, अर्थात थियरी की क्लास होती है। जिस स्ट्रेटेजी के तहत दोस्तों मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, अगर जो ईमानदारी से आप फॉलो करते हैं तो मैं विश्वास से कर सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आप कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, और आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के कंप्लीट नोट्स भी दिए जाते हैं, नोट्स को भी पढ़ते रहिए। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, टेस्ट भी अटेम्प्ट करते रहिए, और टेस्ट ऐसे अटेम्प्ट ना करिए, एक टेस्ट अटेम्प्ट करिए, देखिए प्रश्न कहाँ से गलत हो रहा है, फिर उसकी कॉन्सेप्ट को पढ़िए, फिर अगला टेस्ट अटेम्प्ट करिए, फिर जो गलत हुआ था वो गलत नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और मैं करंट भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। एक स्ट्रेटेजी के तहत दोस्तों ये सारी इस चीज को अगर जो आप फॉलो करते हैं तो मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कहता हूँ कि बहुत ही कम समय में आप बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको दी जा रही है, मतलब आप एक बार एडमिशन लेंगे तब तक पढ़ते रहिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। हमारी जो क्लासेस चल रही है वो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट उत्तराखंड लेक्चरर के लिए अलग अलग क्लासेस चल रही है। दोस्तों एडमिशन लेने के लिए मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर की और अन्य परीक्षाओं की फीस 2000 रुपए है। सिंपली दोस्तों एडमिशन लेने के लिए 2000 रुपए आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए, वहां से डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मैं नाम आप लोग का आज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं कब? कल, नए उत्साह नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए पढ़िए, आगे बढ़िए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।